हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से लगातार मेरे पास काम बहुत सारा था और इलेक्शन में ड्यूटी थी, जिसकी वजह से क्लासेस आपकी नहीं आ पा रही थी। लेकिन वो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम लोगों ने अपनी क्लासेस को दोबारा शुरू कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी आज मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस की क्लासेस में लेकर आया और इस समय आप मेरे साथ क्लास को कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 7 से 8 टेस्ट पेपर को कंप्लीट किया, जो कंप्लीटली यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए है और जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम को आज हम कवर करेंगे। हालांकि हमने जब पहला टेस्ट किया था तो उसमें भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड उसका पार्ट रहेगा, सेकंड टेस्ट है जो विजन आईएएस की तरफ से दिया जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए लगभग ये 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं और जिसमें आप देखोगे करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी 2023 का भी इंक्लूड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टेस्ट क्वेश्चन नंबर से, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक डिस्कशन ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी क्वेरीज पर रिप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना होगा कि यूपीएससी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछता है, जिस नेचर से प्रश्न पूछता है, उसमें क्या छोटी छोटी गलतियां करता है जिसकी वजह से आप मिस्टेक कर जाते हो, वो सारी चीजें भी आपको मैं सिखाते हुए चलूंगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत के रूप में उपबंधित किया गया है, जो कि राज्यों और भारत संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगर एक एक स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 में जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों का। ऐसा नहीं है, यहां पर बस सिंपल आपको लिखना था, क्या लिखना था आपको, कि राज्यों का संघ कहा गया और इन्हीं राज्यों के अंतर्गत आपके स्टेट्स भी आएंगे और यूनियन टेरिटरीज भी आएगी। अलग से यूनियन टेरिटरीज को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो पहला पॉइंट यहां पर गलत हो गया, तो यह भी सही नहीं है। दूसरा कह रहा है भारत संघ की अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। तो जो भारत संघ की जो अभिव्यक्ति है वो भारत के राज्य क्षेत्र की तुलना में व्यापक नहीं है, बल्कि संकीर्ण है। अर्थात कि जब भारत के राज्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इस भारत के राज्य क्षेत्र में आपके स्टेट्स भी आएंगे, यूनियन टेरिटरीज भी आएगी, और जो अधिक से अधिक जो अधिग्रहण किए हुए जो भी क्षेत्र होंगे वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे, चाहे वो लीज पे हो, उपहार में हो, जनमत संग्रह के तहत हो, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इट मीन्स कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो स्टेटमेंट ज्यादा व्यापक है भारत संघ की अपेक्षा, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो यहां पर आप देखो कि सी स्टेटमेंट से हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो उम्मीद करता हूं दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोनों में देखो क्या अंतर किया, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि राज्यों का संघ कहा गया, लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों का नहीं कहा गया, और इस छोटे से शब्द की वजह से आप अपने क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करते हैं, अर्थात डीपीएसपी पर हम विचार करेंगे और इसमें क्या कहा गया इस पर हम बात करेंगे। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, बालकों को स्वस्थ विकास और अवसर सुविधाएं प्रदान करना। तो यहां पर आप देखोगे, कहोगे कि हाँ सर ये तीनों ही चीजें तो डीपीएसपी में दी गई हैं, लेकिन अब फोकस ये करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि कितने डीपीएसपीज हैं जो 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसमें 2 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो जोड़े गए। पहला क्या है, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, जो कि आर्टिकल नंबर 39 के अंतर्गत आ जाएगा, और साथ में समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए जो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, जो आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत आता है। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों ही 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जबकि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए, जो कि ये आर्टिकल नंबर 38 के अंतर्गत आता है, और ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो तीनों ही बातें सही तो हैं, लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था 42 अमेंडमेंट का, इसलिए सेकंड और थर्ड बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अर्थात कि केवल 2 युग्म ऐसे हैं जो बिल्कुल सही मिलान किए हुए हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। हालांकि तीनों ही ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पे फिर से फोकस करेंगे तो वही प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछ रहा है आपसे कि आपको यह बताना है कि 42वें संवैधानिक संशोधन से कौन से जोड़े गए हैं।
ठीक है, तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जिन पे फोकस करना है आपको, जहां से प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो ये चीजें मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा, और पिछले हर टेस्ट में आपको सिखाते हुए भी आ रहा हूं कि कैसे आपको इन चीजों को सही करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, और यहां पर आपसे फंडामेंटल राइट 21 के अंतर्गत पूछा जा रहा है, यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो संविधान में राज्य द्वारा इसके लिए मुआवजा देने का स्पष्ट प्रावधान किया गया। ध्यान से समझना कि आर्टिकल 21 पहली बात क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। और यहाँ पे स्पष्ट क्या कह रहा है कि क्या राज्य अगर इसका उल्लंघन कर रहा है तो क्या मुआवजा देने की बात करता है क्या राज्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा मुआवजा देने का कोई भी प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया। इसके तहत केवल मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध ही सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध नहीं। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, मनमानी कार्यवाही। मनमानी कार्यवाही का मतलब होता है जो कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर विधायी शक्ति के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा कोई भी ऐसा जबरदस्ती या मनमाना कानून बनाया जा रहा है जो आर्टिकल 21 को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, जो है कि कहीं ना कहीं इसको प्रतिबंधित करता है, तो क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? तो ऐसा भी नहीं है। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है कि अगर मनमानी कार्यकारी कार्रवाई की जा रही हो या मनमानी विधायी कार्रवाई की जा रही हो तो दोनों के खिलाफ ये अधिकार प्राप्त होता है, केवल एक के खिलाफ नहीं। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहां पर अगला स्टेटमेंट है मेनका वाद, जो मेनका गांधी 1978 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत विधि की सम्यक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान की थी। तो केवल और केवल एक युग में ही सही है, केवल तीसरा। विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कि विधि की उचित और प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इससे पहले क्या था कि आर्टिकल 21 को प्रतिबंधित किया जा सकता था, जिसके लिए स्टेटमेंट था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या कहा जा रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से लिया गया एक प्रोविजन है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विधायिका अगर कोई विधि स्थापित करती है जिसको संसद के द्वारा पास कर दिया जाता है, चाहे भले वो मनमानी तरीके से क्यों ना हो, तो क्या उससे आर्टिकल 21 को प्रतिबंधित किया जाएगा? इसी के खिलाफ जब केस हुआ मेनका गांधी केस में, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ आपको विधि की सम्यक प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करना होगा कि कहीं वो प्रक्रिया मनमाने तरीके से तो नहीं तैयार की गई है, या विधायिका ने जो है कि जबरदस्ती इस विधि को तैयार किया जिसमें आर्टिकल 21 पे प्रभावित होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है। तो केवल और केवल यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए केवल एक युग्म सही है। पहला दूसरा क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको फोकस करके तब जो है कि ठीक से तैयार करना है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मैं कहता हूं बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। जब पहली बार संविधान तैयार किया गया था तब इसकी सदस्य संख्या थी केवल कितनी, 1 + 7 = 8, यानी कि एक तो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 न्यायाधीश होते थे। लेकिन अब जो है टोटल कितने हो चुके हैं, अब 34 हो चुके हैं, अर्थात कि 33 + 1, यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उसके बाद जो बचे हुए कितने लोग हैं, 33। और ये जो लास्ट अमेंडमेंट किया गया था ये 2019 में किया गया था वृद्धि करने की। तो ये संसद के पास तो न्यायाधीशों की संख्या का संशोधन मतलब की संख्या बढ़ाने की शक्ति है, ये स्टेटमेंट से। दूसरा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट को सही से समझना है। अभी आप कहोगे कि सर उच्चतम न्यायालय का जब संसद कर रही है तो उच्च न्यायालय का राज्य विधायिका करना चाहिए था, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ एकीकृत है। एकीकृत का मतलब होता है कि केंद्र के स्तर पे, संसद के स्तर पे इसके लिए निर्णय लिया जाता है। तो चाहे अगर आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे जो एक मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश जितने की राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार समय समय पर नियुक्ति करता है। तो ध्यान देना कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई निश्चित संख्या वर्णित नहीं की गई है, बस ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर जो है कि पटना हाई कोर्ट हो या सूरत हाई कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, जहां पर कितने न्यायाधीशों की संख्या है कितनी नहीं, ये राष्ट्रपति तय करेगा। तो हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति हो जाता है। तो इस आधार पर बी और सी दोनों सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात 4th का सी हो जाएगा। तो समझ में आ गई ये चीजें। अब ये क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको रिवाइज करना होता है, तैयार करना होता है, और जो टेस्ट सीरीज से बेहतर तरीके से हो जाता है। हालांकि मैं इसके लिए मेंस ओरिएंटेड नोट्स भी करा रहा हूँ जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चल रही है, साथ में मैं जल्दी आपको एनवायरनमेंट और
और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर कराऊंगा, जहां से आप देखोगे प्रीलिम्स में भी, विजन आईएएस में, टेस्ट सीरीज में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और मेंस में भी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पूछा जा रहा है, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर हमें विचार करना है और उपर्युक्त में से कितने देश वर्तमान में एक दलीय प्रणाली द्वारा शासित होते हैं? चीन, वियतनाम, क्यूबा, अर्जेंटीना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 ऐसे देश हैं जो कि एक दलीय प्रणाली वाले देश हैं, परंतु अर्जेंटीना आपका एक दलीय प्रणाली वाला देश नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना में बहुत सारे जो है कि दल होते हैं और ये साउथ अमेरिका का एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे दलों का नेतृत्व होता है। जबकि अगर मैं आपको कहूँ क्यूबा की, तो ये भी वन पार्टी सिस्टम वाला देश है, जो कि क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे मुख्य मानी जाती है। और चीन की बात करें तो शी जिनपिंग की एकमात्र पार्टी है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कह सकते हो। और वियतनाम भी एक दलीय वाला पार्टी है। तो इस तरीके से 1 2 3 केवल और केवल 3 देश ऐसे हैं जो कि एक दलीय पार्टी के अंतर्गत आते हैं। अर्जेंटीना हो गया। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत भी बहुदलीय पार्टी में आता है, लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं या यूके की बात करूं तो ये द्विदलीय पद्धति में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दल सबसे प्रमुख होते हैं। एक बार कोई दूसरा सरकार बनाता है, जो विपक्ष में दूसरा बैठता है वो अगली बार सरकार बना लेता है। तो ये इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि निजी व्यक्तियों द्वारा किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं क्या? और कुछ अधिकार स्वप्रवर्तनीय भी नहीं होते हैं। अब पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाना चाहिए। क्यों? मान लीजिए निजी व्यक्ति के तौर पे मैं हूं और मैंने किसी बच्चे का शोषण करने के लिए उसे क्या किया, अपनी दुकान वगैरह या किसी चाय की दुकान पे या किसी कारखाने वगैरह में उसे काम करने के लिए लगा दिया। इससे क्या हुआ कि बच्चे का आर्टिकल नंबर 24, ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 बाधित हो गया या उल्लंघन हो गया, और इसके लिए वो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग कर सकता है संवैधानिक उपचार के लिए। और यहाँ क्या लिख रहा है कि उसको उपचार करने का कोई उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कुछ अधिकार स्वप्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि केवल अधिकार दे देने से वो लागू नहीं होते, बल्कि उनके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता कैसे हटेगी, केवल कह देने से या संविधान में वर्णित कर देने से ही अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो जाएगी, बल्कि इसके लिए संसद समय समय पर जो है कि कानून बनाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अछूत जैसा या अस्पृश्यता जैसा व्यवहार करता तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी। तो कहने का मतलब आर्टिकल 17 जैसे कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो स्वप्रवर्तनीय नहीं होते, इनके लिए कानून बनाना पड़ता है। तो बी वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला वाला गलत है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत के संविधान के संदर्भ में हम विचार करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तुलना में भारतीय संविधान लिखित संघीय संविधान के अंतर्गत अधिक लचीलापन प्रदान करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा ही किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के कुछ प्रावधान क्या ऐसे हैं जिसमें संशोधन केवल विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा ही किया जा सकता है। तो यहां पर आपको समझना है कि सर हमने 3 प्रकार के संशोधन देखे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में जो लिखित संविधान है वो अधिक लचीला है, अर्थात कि जरूरत पड़ने पर ये कठोर भी बन जाता है और जरूरत पड़ने पर लचीला भी होता है, यानी इसको संशोधित करना अमेरिकी संविधान की अपेक्षा आसान होता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है सर कि संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ 2/3 राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए क्या? तो हम कहेंगे सर हमारे 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। एक तो होता है साधारण रूप से संशोधन, और एक होता है विशेष बहुमत से संशोधन, एक होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन। लेकिन यहाँ पे जो राज्यों की संख्या है दोस्तों, ये बस ये लिखा है कि आधे राज्यों का समर्थन, यानी आधे राज्यों का समर्थन, 2/3 राज्यों का नहीं। जब 2017 में जीएसटी का प्रावधान लागू किया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा, तो लगभग 16 राज्यों ने उस पर समर्थन दिया था। 2/3 राज्य नहीं थे, वो आधे राज्य थे। और यहाँ पे क्या लिखा? 2/3 राज्य। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है जो आपके प्रश्न को गलत कर देगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला ही सही होगा। समझ में आ गई ये बात है? अगला प्रश्न है, सप्रू रिपोर्ट 1945 संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने हेतु भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें किस प्रावधान या किन प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया गया था? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या कहा गया था, तेज बहादुर सप्रू जी की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या कहा गया था?
तो इन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों को शामिल करने पे बिल्कुल सही है, और शायद इसी का प्रभाव है कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 की बात की गई है। फिर वही राज्य के नीति निषेधक तत्वों में गैर वाद योग्य प्रावधानों को शामिल करने पे, और इसीलिए आई थिंक डीपीएसपी को अगर आप देखोगे तो एक प्रभाव देखने को मिलता है कि गैर वाद योग्य है, अर्थात सरकार इन्हें अपनी नीतियों में लागू तो करती है लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है कि अगर किसी प्रावधान को लागू न किया जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो कि फला स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन नीतियों को लागू नहीं किया, ऐसा नहीं है, इसलिए गैर वाद योग्य है। तीसरा है गैर वाद योग्य मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि जिस समय संविधान का निर्माण के लिए प्रावधान कुछ दिए गए थे तेज बहादुर सप्रू जी की रिपोर्ट के द्वारा, उस समय मूल कर्तव्य जैसे कॉन्सेप्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया था। हालांकि हमारे जो वर्तमान संविधान के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य शामिल किए गए और ये प्रावधान रूस से लिए गए थे, जिसके लिए जो कमेटी थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो नहीं रहेगा, पहला और दूसरा ही रहेगा, तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर भी हो रही होंगी कि किस प्रकार से आपको टेस्ट पेपर को देखना चाहिए और टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, ताकि यूपीएससी में आपके प्रीलिम्स में मार्क्स इंक्रीज करें। अगला प्रश्न है यहाँ पे धर्म तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, थियोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, थियोक्रेसी अर्थात धर्म तंत्र जो होता है वो क्या होता है पहले ये समझ लो। सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें सारे के सारे जो निर्णय होते हैं ना वो धार्मिक प्राधिकारी या धार्मिक सिद्धांत के आधार पे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि औरंगजेब की जो नीतियां थी वो शरीयत पे आधारित थी, शरीयत कानून को मानती थी, अर्थात कह सकते हो कि औरंगजेब जो शासक था वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं था बल्कि धार्मिक रूप से करता था और उसके शासन में उलेमा वर्ग का प्रभाव ज्यादा होता था। तो इस तरीके से आप कह सकते हो धार्मिक नेता के रूप में। हालांकि भारत में हमारा ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है धार्मिक सिद्धांत प्राय राजनीतिक निर्णय में मार्गदर्शन करते हैं क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ ये बात सही है कि जो धार्मिक सिद्धांत होते, चाहे आप किसी भी धर्म की पुस्तक को ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं सिद्धांत राजनीति में निर्णय लेने के लिए प्रभावी होते हैं। दूसरा है कि सामान्य स्थिति में राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन और प्रचार भी करता है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि अगर मुस्लिम कंट्रीज की हम बात करें, जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर मुख्य रूप से इस्लाम को प्रमुखता दी गई है और शरीयत को कानून का आधार माना जाता है। जरूरत पड़ने पे अपने राजनीतिक निर्णयों में वो लोग शरीयत को शामिल करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ और भी ऐसे देश देखें जहां पे यहूदी धर्म का प्रयोग होता है या जहां पे आप देखोगे ईसाई धर्म का प्रयोग किया जाता है, तो विशेष धर्म का समर्थन भी किया जाता है। वहीं धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी भी प्रदान की जाती है, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक अपने मन पसंद का कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। भारत सरकार के द्वारा उस पर जबरदस्ती कोई धर्म नहीं थोपा जाएगा। यानी हम सभी धर्मों के प्रति समान समभाव रखते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार रखते हैं। और जो राज्य धर्मतंत्र पे ही आधारित है, जो पर्टिकुलर किसी धर्म को ही प्रमोट कर रहा है, वो भला दूसरे धर्म को आजादी कहां से दे सकता है। इट मीन्स कि धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी वहां पर नहीं रहेगी। इसलिए पहला और दूसरा सही है, अर्थात कि केवल दो युग में ऐसे हैं जो सही मिलान होते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया और एंजॉय कर रहे हो इस क्लास को, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब रेगुलर आपको इसी तरीके की क्लासेस मिलेंगी। आज शाम को मैं यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर एक वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि अगले 40 दिन में आपको मुख्य चीजें क्या क्या करनी चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्र न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। सत्र न्यायाधीश का मतलब जो जिला स्तर पे न्यायाधीश का काम करता है। जिला न्यायाधीश जब किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहा होता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है क्या। और सत्र न्यायाधीश किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दे सकता है किंतु मृत्यु दंड नहीं दे सकता है। अब इसी के आधार पे दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला तो सही है। सत्र न्यायाधीश का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो आपके यूपीपीसीएस जे से सेलेक्ट होके जाते हैं, जैसे यूपीपीसीएस जो होते हैं और जो जुडिशरी जिसके आगे लगता है यूपीपीसीएस जे, जो यहाँ से सेलेक्ट होके जाते हैं वो सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं। वो जब किसी आपराधिक मामले का सुनवाई कर रहे होते, किसी कृत्य का सुनवाई कर रहे होते, इसमें मर्डर की बात होती है या किसी
तरीके का गैंगरेप होता है या बलात्कार, ऐसे जो अपराध के मामले होते हैं, जब वो उनकी सुनवाई कर रहे होते हैं तब वो सत्र न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं और उनके पास ये शक्ति होती है कि वो आजीवन कारावास भी दे सकते हैं या फिर किसी को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु दंड देने का जो प्राथमिक स्रोत है वो जिला न्यायाधीश होता है, यानी कि जिला न्यायालय होती है जहां पे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। जबकि स्टेटमेंट क्या करा, नहीं दिया सकता, तो दूसरा गलत हो गया, तो केवल पहला ही सही हो जाएगा, यानी 9 का मतलब 10 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे संवैधानिक संशोधन है और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब जैसे यहाँ पर देखोगे 11 क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ संवैधानिक संशोधन दिए गए और उनके द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए इस पर फोकस करना है। जैसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951, यही सीधा सीधा प्रश्न आपके यूपीएससी 2020 के आई थिंक यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था। पहला संवैधानिक संशोधन किसकी गवर्नमेंट में हुआ था, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल। यहाँ पर मिलान करने को दे रहा है, संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया था, तो ये गलत है भाई। संपत्ति का जो अधिकार था उसे जो लीगल राइट बनाया गया था दोस्तों, ये तो बनाया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। इट मीन्स कि पहला वाला तो गलत हो गया। फिर अगर हम बात करें सेकंड वाले को देखते कि 52वां संवैधानिक संशोधन 1985, जो कि राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, दल बदल के कारण अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये बात तो सही है कि अगर दल बदल के आधार पे कोई व्यक्ति कोई सदस्य अयोग्य घोषित होता तो वो मंत्री नहीं बन सकता। ये बात दोस्तों 52वें संवैधानिक संशोधन में डायरेक्टली नहीं कही गई, बल्कि जब ये संशोधन को और अपडेट किया गया था 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, तो उसमें ये बातें कही गई थी कि वो मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन 52वें में नहीं कही गई थी, 1985 में नहीं कही गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। फिर देखते हैं 77वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1995, जो कि एससी और एसटी के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ये बात सही है। और 91 अमेंडमेंट 2003, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, जो कि होगी कितनी, 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% रहेगी, जिसमें सीएम सर या फिर पीएम सर भी इंक्लूड रहेंगे इसी 15% के अंतर्गत ही। तो ये भी सही है। तो अर्थात कि थर्ड और फोर्थ सही है। केवल 2 युग्म ऐसे हैं जो सही सुमेलित हैं, और वो कौन से, थर्ड और फोर्थ वाले थे। बाकी पहले और दूसरे गलत थे। क्यों गलत थे ये भी मैंने बताया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित करती है। तो ये होता है संविधानवाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अर्थात कि संविधान में वो सारे प्रावधान वर्णित होते हैं जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है फंडामेंटल राइट के रूप में, और सरकार की शक्तियों को भी सीमित किया जाता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी मनमाने तरीके से कोई कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उस कानून को, और मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकती है, अर्थात जीरो या शून्य घोषित कर सकती है। तो ये सारे प्रावधान संविधानवाद में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे सैन्य अभ्यास और भारत संबद्ध राष्ट्र, अर्थात कि कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वही ये प्रश्न है आपका करंट अफेयर से संबंधित। क्या प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तर्कस जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेट किया गया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है इसमें कौन कौन से देश जो है कि शामिल है, कौन से नहीं, तो आपको ये देखना है मुख्य रूप से ये एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसके अंतर्गत यूएसए मतलब कि ये आपका यूएसए आ जाएगा, और यूके होगा, कोरिया गणराज्य होगा, यूएई होगा, फ्रांस होगा, कुवैत होगा, बहरीन होगा, लेकिन इसमें कहीं पर भी ईरान शामिल नहीं होता है। तीसरा है अभ्यास साइक्लोन 1। तो अभ्यास साइक्लोन ये स्पेशली भारत और मिस्र की सेना के बीच में हुआ था, तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है, इसमें ईरान शामिल नहीं है, और केवल यहाँ पर 2 युग में ही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न यहाँ पे व्यक्तित्व और संविधान निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, तो इसमें मिलान करना है कि भाई संविधान का निर्माण करते समय इनकी क्या भूमिका मुख्य रूप से थी। अगर यहां पर आप देखोगे पूछा जा रहा है कि HVR अयंगर, ठीक है, BR अयंगर जो आपने पढ़ा होगा संविधान सभा के अंतर्गत, क्या ये संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे? अगर आपसे पूछा है तो क्या ये संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, तो हम कहेंगे कि नहीं सर, ये संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे, और 1957 से 1962 तक के भारतीय रिजर्व बैंक के 6ठे गवर्नर के रूप में भी रह चुके हैं। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि संविधान के मुख्य प्रारूपकार तो भीमराव अंबेडकर जी थे।
फिर है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। इनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये संविधान के सुलेखक थे, यानी इन्होंने संविधान की प्रति को मुख्य रूप से हिंदी में जो है कि मतलब इन्होंने तैयार किया था। तो ये उसके राइटर एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे पूरी की पूरी संविधान सभा ने मिलकर जो संविधान वगैरह तैयार किया, तो उसको ये हुआ कि एक जगह कंपाइल करके टाइप कौन करेगा या लिखेगा कौन, तो वो इन्होंने किया है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट से। सर बी.एन. राव जी की बात करेंगे तो संविधान सभा के सलाहकार भी रहे हैं, तो ये भी सही है। और एस.एन. मुखर्जी की बात करेंगे, अगर हम एस.एन. मुखर्जी जी की बात करेंगे जो कि सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जी की, तो ये संविधान सभा के सचिव नहीं थे, बल्कि ये कौन थे, संविधान के एक मुख्य प्रारूपकार भी आप इसे मान सकते हो। तो ये भी गलत है। तो केवल और केवल दो युग्म सही हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। भारत में न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पारिश्रमिक मतलब हो गया कि जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में बात पूछी जा रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यह भी सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संबंधित राज्य संचित निधि पर भारित होता है, यह भी सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ये गलत है। क्योंकि हाईकोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें भारत की संचित निधि से पेंशन दी जाती है, न कि राज्य संचित निधि से। इसलिए डी वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा समर्थन करती है। जो स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं, जिसके मुख्य प्रवर्तक के रूप में जॉन लॉक देखने को मिलेंगे और जे.एस. मिल देखने को मिलेंगे, इनके विचारों के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो ये लोग सीमित सरकारी हस्तक्षेप और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको लॉक देखने को मिल जाएंगे और बेंथम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जे.एस. मिल देखने को मिल जाएंगे। ये सभी जो है कि पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो कहते हैं कि सरकार को व्यक्ति के निजी जीवन में या व्यक्ति के जो सार्वजनिक जीवन है किसी प्रकार का, उसमें सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिक से अधिक देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न 17 नंबर पे, निम्नलिखित पदों या वाक्यांशों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, काम का अधिकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उपयुक्त में से कितने पदों या वाक्यांशों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। भाई, भारत के संविधान में कौन सा पद ऐसा है जिसका वर्णन नहीं किया गया है। तो अगर आप देखोगे गौर से, अगर आप देखोगे कि संविधान में एक जगह आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे ऊपर का हो चुका है उसे वोट देने का अधिकार है। तो ये संविधान के आर्टिकल 326 में दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला दे रहा है यहाँ पे काम का अधिकार। अगर आप डीपीएसपी को जरा ठीक से रीड करोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, अगर राज्य के नीति निदेशक को ठीक से रीड करोगे आर्टिकल नंबर 41, तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, लेकिन कुछ दशाओं में। वहां पे डायरेक्टली नहीं कहा गया कि राइट टू वर्क वहां पे नहीं दिया हुआ है, काम का अधिकार डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत जहां पे राष्ट्रीय आपातकाल पे समर्थन की आवश्यकता होती है लिखित रूप में, तो यहां पर इस शब्द को देखा जा सकता है। और ये शब्द भी आपके 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, जब मोरारजी की गवर्नमेंट थी तब इसके शामिल किया गया था, कैबिनेट वर्ड को। तो यहाँ पे पहला सही है और तीसरा सही है। तो ये दोनों शब्द संविधान में है लेकिन दूसरा नहीं है, तो केवल दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पूछ रहा है कि संविधान में कौन सा नहीं है, तो केवल एक नहीं होगा, वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करते हैं। वर्षा जल का संचयन करना, जैविक खेती करना, आरा मिलों की स्थापना करना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग करना। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त में से कौन सी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जो पारिस्थितिक क्षेत्र होते हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी गतिविधि है जहां पर हम इन चीजों को परमिशन दे सकते हैं। पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ESZ, यानी इन्वायरमेंटली रूप से जो है कि जो स्पेशल जोन होते हैं उनमें कौन कौन सी गतिविधि आप कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे क्षेत्रों में आप यहाँ पर वर्षा जल का संचयन कर सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और जैविक खेती भी कर सकते हो, इससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो केवल दो युग्म सही है, लेकिन आरा मिलों की स्थापना नहीं कर सकते, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते ऐसे क्षेत्रों में, तो इसलिए वृक्षों की कटाई वगैरह सभी प्रतिबंधित होती है। तो ये 3 और 4 नहीं है। और यहाँ पूछ रहा है कितनी गतिविधियों को अनुमति दी गई, तो केवल पहली और दूसरी, अर्थात कि केवल 2 युग्म सही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा,
संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के साथ साथ शुरू किया गया। मीरा का सचिवालय दिल्ली में स्थापित होगा या दिल्ली में स्थित होगा। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा, तो देखोगे आप कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही होगा कि भाई मीरा दिल्ली में स्थापित होगा, और पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन एक जगह पे गलती हो गई। पहला स्टेटमेंट जो दिया था मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, अगर इसकी बात करें तो ये 2023 के आधार पर नहीं, बल्कि यहां तक का जो स्टेटमेंट है ये तो सही है आपका, परंतु लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा नहीं, बल्कि G20 के द्वारा जो है कि शुरू किया गया था। तो समझ में आया, यूएन के द्वारा नहीं बल्कि G20 के द्वारा, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। तो समझ में आ गया, ये जो मीरा है वो किसके लिए है, ये मिलेट्स के लिए, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनके विकास से संबंधित है। लेकिन इसको जो G20 के समूह के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर होगा, ये सचिवालय कहां पे होगा, ये नई दिल्ली में स्थित होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर पे डीपीएसपी से रिलेटेड ये प्रश्न है। अगर डीपीएसपी पे फोकस करें, पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसका जो विचार था दोस्तों वो लिया गया था आपके आयरलैंड से लिया गया था। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है, ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशक तत्वों के समान है, तो बिल्कुल समान है। जो 1935 के प्रावधान थे उसमें से बहुत सारे प्रावधान, लगभग 70% प्रावधानों को सेम टू सेम एज इट इज जो है कि हमारे संविधान में उतारा गया, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन भी किया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। इनका उल्लंघन किए जाने पर यह न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जाने योग्य है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गैर वाद योग्य है, यानी इसका उल्लंघन होने पर भी सरकार अगर इनका पालन नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो। वहीं नेक्स्ट आपका पॉइंट पूछा रहा है, चंपकम दुराई राजनवाद 1951 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद द्वारा डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्या? तो अगर यहां पर देखोगे तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आपको डीपीएसपी को फॉलो करना है, डीपीएसपी को लागू करना है, तो आप आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 के तहत आप फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हो। और यहां क्या कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया था। ऐसा प्रावधान गोलकनाथ में दिया गया था, 1967 में दिया गया था कि आप संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है चंपकम दुराई राजन में नहीं दिया गया था। तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में यूपीआई जो है मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस नामक भारतीय भुगतान प्रणाली और इसके समकक्ष पे नाउ को दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धी दर पर त्वरित प्रेषण को सक्षम बनाने के लिए आपस में जोड़ दिया गया है। तो ये जो पे नाउ है, पे नाउ ये किस देश से संबंधित है? तो ये सिंगापुर से संबंधित है। किससे? सिंगापुर से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? जो संघीय सरकार होती है, जैसे भारत में संघीय सरकार है, तो उसकी क्या क्या विशेषता है? लिखित संविधान होना चाहिए, बिल्कुल सही। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, यह भी सही है। दोहरी संप्रभुता होनी चाहिए, यह भी सही है। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि भारत में दोहरी संप्रभुता है कि नहीं, ये ध्यान से मतलब आपको समझना है। तो इसमें देखोगे कि एक केंद्र सरकार होती है जो संघ सरकार के रूप में होती है, दूसरी होती है क्षेत्रीय सरकार जो राज्य सरकार। दोनों के अपने अपने क्षेत्राधिकार जो है कि अलग अलग होते हैं और दोनों की संप्रभुता भी अलग अलग होती है। परंतु भारत में राज्यों का विखंडन यानी कि राज्यों का विनाश किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि संघीय विशेषता तीनों है। अब जैसे संघीय विशेषता वाली बात करें अगर हम, तो यहां पर आप देखोगे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों ने संघीय स्वरूप को अपनाया है, जबकि भारत ने क्या किया है? संघ स्वरूप के साथ साथ संसदीय जो है कि प्रावधान है उनको अपनाया है। अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की, आई थिंक करंट अफेयर से संबंधित है। हाँ, चन्ना पाटना खिलौनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक विशेष प्रकार के खिलौने हैं जिनका निर्माण कर्नाटक में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इन खिलौनों को बनाने के लिए कारीगर आइवरी वुड का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है, आइवरी वुड का। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव यानी XDI द्वारा जारी की गई सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट क्या मापती है? तो ये चरम मौसमी दशाओं के कारण विश्व भर में मानव निर्मित संरचनाओं के लिए उत्पन्न खतरे इसको मापती है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्रॉस डिपेंडेंसी जो इनिशिएटिव है ये सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट में ये मापती है कि जितनी भी मानव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है कि कितना खतरा पैदा हो सकता है चरम मौसमी दशाओं में, यानी कि जब बहुत अधिक हीट वेव हो, बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी हो, बाढ़ वगैरह हो रही हो, तो ऐसे में क्या क्या जो है कि समस्याएं आ सकती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सरकार का स्वरूप और उसकी विशेषताएं, कि कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं सरकार के स्वरूप में।
तो जैसे इसमें कहा जा रहा है अल्पतंत्र की बात करें, अल्पतंत्र का मतलब होता है इंग्लिश में ओलिगैर्की इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगैर्की। ठीक है, इसका मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली लोगों के एक छोटे से समूह के द्वारा शासन किया जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। ओलिगैर्की यानी बहुमत के द्वारा नहीं होता है, बहुतंत्र के द्वारा नहीं, अल्पतंत्र के द्वारा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और जो पूरे के पूरे अपने देश के ऊपर कमांड रखते हैं। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद सर्वसत्तावाद की बात करेंगे, जिसको हम लोग टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। टोटलिटेरियनिज्म अर्थात कि सारी शक्तियां जो है कि सरकार के पास होती हैं, व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को सत्ता के अधीन करने का प्रयास किया था। सिंपली हिटलरवाद में जो था वो यही देखने को मिलता है। तीसरा अराजकता, जिसको हम एनार्की कहते हैं, सरकार की जहां पे अनुपस्थिति होती है, यानी मत से न्याय की स्थिति होती है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो जो है कि कमजोर को खा जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास अगर लाठी है वो अपनी भैंस मनवा सकता है कि भाई ये भैंस मेरी है, चाहे भले वो आपकी हो। तो ऐसी स्थिति जहां पे सरकार अनुपस्थित होती है तो उसे अराजकता कहते हैं, अर्थात एनार्की। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, इसलिए इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, कि सभी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 26 नंबर पे देखते हैं। यहां पर कुछ करंट अफेयर्स इकोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत में असामान्य परिवर्तनों से बचाने के उद्देश्य से सेबी और एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिभूतियों पर अतिरिक्त निगरानी तंत्र लागू किया जाता है। यानी कि अल्टरनेटिव जो आपका जो अतिरिक्त तरीके से निगरानी तंत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एएसएम के तहत प्रतिभूतियों की शॉर्ट लिस्टिंग को संबंधित कंपनी या इकाई के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई माना जाता है। तो ये बात गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अर्थात 26 का सी, कि पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है 27, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला विरोवरी हॉल्टेरिया, ये क्या है भाई? विरोवरी हॉल्टेरिया ये क्या होता है? तो ये विषाणु भक्षी जीव होता है जो वायरस का भी भक्षण करता है। ये एक ऐसा जीव है जो विषाणुओं का भी भक्षण करता है। असल में यह जो जीव है हॉल्टेरिया नामक प्लवक प्रजाति से संबंधित है, इसलिए जो है कि यहाँ पे, और जो विरोवोर है यानी विरोवरी है, ये एक विषाणु है एक तरीके से, जो विषाणु भक्षी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर पे, अगर हम देखें भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक ब्रिटिश क्राउन के वीटो के अधीन किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी विधेयक पारित होंगे इसके अंतर्गत, उन सभी पे जो है कि वीटो लिया जा सकता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा है, प्रांतीय विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार का विस्तार पुलिस व्यवस्था पर भी किया गया था। यह भी सही है कि प्रांतीय विधानमंडलों अब क्या कर सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था पर भी कोई कानून बना सकते हैं। वहीं इसने प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया था और संपूर्ण प्रशासन विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया था। यह भी सही है, क्योंकि आपने इतिहास में जब हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बारे में पढ़ा होगा कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर स्वयं निर्णय लेता था, और हस्तांतरित विषय जिसपे पैसा खर्च होता था, जैसे कृषि, ग्रामीण व्यवस्था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीयों द्वारा जो चुने गए नेता थे उनको दे दी गई थी। लेकिन 1935 में क्या किया गया? ये विषय भी समाप्त कर दिए गए, आरक्षित और हस्तांतरित, और पूरे के पूरे प्रशासन विधायिका को दे दिए गए, जो कि उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिए गए। तो तीनों ही बातें यहां पर सही है, इसलिए 28 का सी हो जाएगा, तीनों ही बातें सही है। अगला प्रश्न है 29, यहां पर पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है जनसंख्या नियंत्रण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और मतदान प्रतिशत। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप पढ़ोगे कि कितने भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर हो सकते हैं। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिया गया है और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण के लिए, लेकिन मतदान प्रतिशत से इसका कोई संबंध नहीं है। जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, इसका कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा और केवल 2 युग्म सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है क्या? होती है या नहीं? तो हम कहेंगे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके लिए तो राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देती है विधेयक को, तभी जो है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार का 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल से साधारण बहुमत से हो जाती है। ठीक है, राज्यसभा अगर पारित करती है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संबंधों में संपर्क, सहयोग, समन्वय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बात सही है, तो अर्थात डी हो जाएगा कि सेकंड तो सही है परंतु ए गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कितने प्रथम अनुसूची में परिवर्तनों से संबंधित है? अगर आपको फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस करने हो, फर्स्ट शेड्यूल में, तो कौन कौन से जो है कि आ सकते हैं? जैसे कि 7वां संवैधानिक संशोधन, 12वां, 35वां और 100वां जो संवैधानिक संशोधन है। अगर आप देखोगे
तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है, जो पहली अनुसूची है अर्थात कि पहला जो संविधान का अनुच्छेद भी होता है, पहली अनुसूची में 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों तक का वर्णन दिया गया और पहली अनुसूची में यह कहा गया कि भारत और उसके जितने भी राज्य क्षेत्र होंगे या राज्य होंगे उनके बारे में वर्णन दिया जाएगा। तो जब 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया था तो इसके तहत जो 14 राज्य और 6 संशासित प्रदेश थे उन्हें पुनर्गठित किया गया और जो 4 कैटेगरी थी राज्य A, B, C और D, इनको समाप्त करके केवल A, B, C 3 अलग अलग राज्यों की कैटेगरी बना दी गई थी। फिर वहीं तो ये पहली अनुसूची में था। दूसरा है 12वां संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें तो यहां से भी जो 1961 में जो पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो पुर्तगाली क्षेत्र थे जिसमें गोवा, दमन दीव, इन सभी को अधिकृत किया गया और पहली अनुसूची के तहत ये भारत के राज्य क्षेत्र में अधिकृत किया गया, तो ये भी सही है। 35वें संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों सिक्किम को जो है कि एक सह स्टेट यानी कि सह राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, बल्कि जब 36वां संवैधानिक संशोधन किया गया था तब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और फर्स्ट शेड्यूल में इसे शामिल कर दिया गया, तो इसको तो हटा दो। 100वें संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारे गांवों का अधिग्रहण किया गया, कुछ गांव जो है कि भारत के बांग्लादेश में शामिल हुए और कुछ गांव मतलब कुछ का मतलब क्या, भारत के 111 गांव बांग्लादेश को मिल गए और 51 गांव बांग्लादेश के भारत को मिल गए और इनको जो है कि दोबारा जो है कि अधिसूचित किया गया पहली अनुसूची में। तो इट मींस कि आप 7वें को देख सकते हो, 12वें को देख सकते हो और 100 को देख सकते हो, ये 3 हो जाएंगे अर्थात केवल 3 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान द्वारा स्थापित संघीय प्रणाली में निम्नलिखित विषयों में से कौन सी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखोगे नागरिकता, जिसमें हम लोग भारतीय नागरिकता की बात करते हैं, कोई उत्तर प्रदेश नागरिकता की बात नहीं करते हैं। वोटर आईडी आपका भारतीय नागरिकता के नाम से बनता है, पासपोर्ट आपका भारतीय नागरिकता के नाम से बनता है। बीमा LIC जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी जो है कि आपके जितने बीमा होते हैं इसे भारत सरकार के होते हैं और जनगणना हमेशा जनगणना भारत सरकार कराती है, न कि राज्य सरकार, इसलिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तीनों ही संघ सूची के विषय हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, सुमंग लीला निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित एक त्योहार है। तो ये एक त्योहार है दोस्तों, सुमंग लीला की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से आपके मणिपुर का एक त्योहार है जो कि सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 में इम्फाल में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर पे, हाल ही में सुर्खियों में रहा अपनेक्स्ट इंडिया 2023 इवेंट एक पहल है। ये किसकी पहल है भाई, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी ये पहल, अगर आप देखोगे तो ये आपकी परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा इसको शुरू किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 35। अगर 35 को देखें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो बेरुवाड़ी वाद में उसने बिल्कुल यह स्वीकार नहीं किया था, उसमें तो कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, लेकिन केशवानंद भारती वाद में उन्होंने कहा था कि 1973 वाले में कि भारतीय संविधान की एक मुख्य अंग के रूप में, प्रमुख अंग के रूप में प्रस्तावना को माना गया और इसी चीज को रिपीट किया गया LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में भी, यानी दोनों को ही माना गया। तो बी और सी मतलब 2 और 3 दोनों सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या पता है, केशवानंद भारती तो पता है, बेरुवाड़ी वाद का पता है कि उसमें नहीं कहा गया और केशवानंद में कहा गया, लेकिन LIC ऑफ इंडिया वाद में बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए इसको याद रखना कि प्रस्तावना को भी इसमें भाग माना गया है। अगला प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली में विधायी निकाय में सीटें किस प्रकार से आवंटित की जाती है। तो वह राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात पे आधार पे दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि अगर 100 सीटें हैं हमारी पास, ठीक है, लोकसभा में, और इसके लिए जो है कि 4 पार्टियां जो है कि चुनाव जीतती हैं, एक पार्टी को मिल गया भाई 40% और एक पार्टी को मिल गया 30%, एक पार्टी को मिला 20% और एक पार्टी को मिला 10%। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन सभी को उनके प्राप्त मतदान की प्रतिशत के आधार पर सीटें मिल जाएंगी, यानी इसको मिल जाएंगी 40 सीटें, इसको मिलेंगी 30 सीटें, इसको मिलेंगी 20 सीटें और इसको मिल जाएंगी 1 सीट 10 सीटें। तो इसको जोड़ लो, 100 सीटें हो गई, अर्थात राजनीतिक दल जितने प्राप्त करेंगे मत उस अनुपात में इन्हें सीटें मिल जाएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और जब हम विचार करना शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं विचार, तो पढ़ते हैं कि कुल सदस्य संख्या पदावली का तात्पर्य है कि सदस्यों की उस समस्त संख्या से जिससे सभा संनियमित हो, चाहे किसी भी कारण से कुछ रिक्तियां या अनुपस्थित हो। उपस्थित और मतदान पदावली का तात्पर्य होता है कि जो समर्थन में अथवा विरोध में प्रकट है उनके मतदान करने अथवा मतदान से परहेज करते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे कि उपस्थित और मतदान पदावली का जो तात्पर्य है जो समर्थन में अथवा विरोध प्रकट करने में है, इनके लिए मतदान करते, तो ऐसा नहीं है। जितने भी सदस्य उस दिन मौजूद हैं जब किसी विधेयक पे कोई विचार किया रहा है, उनमें जो है कि कितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से कितने लोग मतदान करते हैं, उनके बारे में यह ब्यौरा दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर को अगर हम देखें
क्या कहता है 38 नंबर, भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संविधान न्यायिक समीक्षा को उच्चतम न्यायालय की उस शक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय सरकार के कार्यों का परीक्षण करता है। अब यहीं पर रुक जाइए भाई, संविधान ने तो जुडिशियल रिव्यू को कभी डिफाइन किया ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में जो है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है, तो संविधान में इस शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, केवल भारत का उच्चतम न्यायालय ही समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल नहीं, आपका हाईकोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है इसका जो दायरा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा सीमित है, तो ये वाला सही है, अर्थात तीसरा स्टेटमेंट तो यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, बस वन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना होता है। ये एक्चुअली क्या था, करंट अफेयर से संबंधित एक प्रश्न था। इसमें कहा गया कि वह कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल में एक समाज सुधारक थे। उन्होंने शरण आंदोलन की अध्यक्षता की जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक नई सार्वजनिक संस्था अनुभव मंडप की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों ही स्टेटमेंट इनके लिए सही माना जाता है। इनको बासवन्ना भी कह दिया जाता है। ये कलचुरी वंश के जो राजा बिज्जल प्रथम थे उनके दौरान ये शासनकाल में रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों में संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब वहां पे संविधान का भी प्रयोग हो रहा है, साथ में राजा भी जो है कि अल्टीमेटली वहां पे शासन करता है। तो कनाडा, थाईलैंड, नॉर्वे, देखोगे तो ये तीनों के तीनों है। इसके साथ आप जापान देख सकते हो, जॉर्डन है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम जो कि सबसे बड़ा इसका प्रमाण है कि जहां पे संविधान के अनुसार शासन तो होता ही होता है, साथ में राजा और रानियों का जो है कि अंतिम बहुमत यानी अंतिम निर्णय माना जाता है, राष्ट्रपति की जगह ये देखने को मिलते हैं। तो तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार की बात करता है और इस संदर्भ में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किन गतिविधियों तक विस्तारित नहीं किया गया। कौन कौन सी ऐसी गतिविधि है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो अगर आप देखोगे, अभियुक्त से डीएनए के सैंपल प्राप्त करना, ये भी इसमें नहीं आएगी। अभियुक्त की आवाज का सैंपल प्राप्त करना, ये भी नहीं आएगा। अभियुक्त के शारीरिक अंगों का अनिवार्य प्रदर्शन, ये भी नहीं आएगा। भौतिक विषयों का आवश्यक उत्पादन, यह भी नहीं आएगा। क्योंकि अभिशंसन के विरुद्ध का मतलब होता है कि अपने विरुद्ध स्वयं को गवाही के रूप में से साक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। अर्थात कि जब आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध एक साक्षी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जिसके में आप न तो उसका कोई डीएनए सैंपल ले सकते, न उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते, न उसके किसी अंगों को प्रदर्शित कर सकते बिना उसकी अनुमति के। और सामान्यतः इसको माना भी नहीं जाता क्योंकि कोर्ट कहती हो सकता है पुलिस ने इसे जबरदस्ती कहा हो। तो 41 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 42। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले क्वासी क्रिस्टल के निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग यानी कि इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई या रेजर ब्लेड के बारे में बात करेंगे तो तीनों के रूप में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। असल में क्या होता है, जो क्वाजी क्रिस्टल होता है ये एक क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है जहां एक तरफ क्रिस्टल में परमाणु दोहराव वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, वहीं क्वाजी क्रिस्टल में क्या होता है, एक ऐसे पैटर्न व्यवस्थित होते हैं जिनमें परमाणुओं का दोहराव यादृच्छिक अंतराल पर होता है या नियमित रूप से नहीं होता है। तो इसलिए हम इन तीनों चीजों में प्रयोग इसका कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। भारत की स्वतंत्रता हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। अब इसके बाद पूछा रहा है कि क्या भारत में किसी प्रकार का जनमत संग्रह नहीं हुआ था, तो हम कहेंगे कि नहीं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा है, भारत के संविधान में जनमत संग्रह के पक्ष या विपक्ष में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के जनमत संग्रह की बात को कहा ही नहीं गया है। तो दूसरा तो सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, अगर आप देखोगे अक्टूबर 1954 में, कब, अक्टूबर 1954 में कीझुर ने भारत के साथ फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के विलय के लिए जनमत संग्रह कराया था। ठीक है, फ्रांस ने फिर जो है, फ्रांस से भारत को पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकल वगैरह ये सब क्षेत्रों पे संप्रभुता प्राप्त हुई थी। तो ये सभी जनमत संग्रह के अंतर्गत ही आए थे। ठीक है, आप केवल ये मत समझना कि जम्मू कश्मीर हो गया या जूनागढ़ हो गया, ये सब जनमत संग्रह से थे, बल्कि उसके बाद भी जनमत संग्रह कराया गया था। अगला प्रश्न है 44। हाल ही में 2023 के बजट में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह नदी प्रदूषण की रोकथाम हेतु अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने का एक कार्यक्रम है क्या, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये बात गलत है, बल्कि इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाएगा जो देश भर में स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें नदी प्रदूषण वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें जो मिट्टी के प्रदूषण है ना, इसकी गुणवत्ता को जो है कि
शुद्ध किया जाएगा, मिट्टी के प्रदूषण को समाप्त किया जाएगा और पौध कार्यक्रम के तहत लोगों को रोजगार में भी जोड़ा जाएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए 44 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग 4 में शामिल डीपीएसपी के अलावा संविधान के अन्य भागों में कुछ निर्देशक तत्व भी शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे निर्देशक तत्व यहां पर दिए हुए हैं जो भाग 4 में शामिल नहीं होते हुए भी डीपीएसपी के रूप में बर्ताव करते हैं। अगर आप देखोगे कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के जो दावे होते हैं, बिल्कुल अगर आप कह सकते हो कि ये जो आर्टिकल नंबर 335 होता है जो भाग 16 के अंतर्गत आता है, ये भी डीपीएसपी के तहत होता है। राज्यों और केंद्र सरकार को ये हिदायत दी जाती है, यानी एक तरीके से एक निर्देश दिया जाता है कि SC ST के जो दावे होते हैं, जो सर्विसेज में जो प्रमोशन वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को भी देखा जाए कि इनकी योग्यता और इनकी सीटें कितनी है, कितना इनका अनुपात में है। तो ये भी एक सही हो जाएगा। दूसरा है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं देनी चाहिए, अर्थात आर्टिकल नंबर 350A, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत ही माना जाए, क्योंकि इससे उम्मीद की जाती है कि राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्थाएं करेंगी ताकि मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके और हिंदी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करना, जो कि आर्टिकल नंबर 351 के तहत ये भी एक राज्यों का कर्तव्य होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। तो आप देखोगे तीनों ही स्टेटमेंट हैं जो डीपीएसपी में ना होते हुए भी डीपीएसपी की तरह व्यवहार करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले शेंगेन जोन या शेंजन जोन भी आप कह सकते हो, ठीक है, ये किससे संबंधित है अगर आप बात करोगे तो इस क्षेत्र का नाम लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव के नाम पर रखा गया है और यूरोपीय संघ के सदस्य और गैर यूरोपीय सदस्य दोनों शेंजन जोन का हिस्सा हो सकते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं कि बिल्कुल लग्जमबर्ग में एक छोटा सा गांव है, उसके आधार पर ही जो है कि ये किया गया है। और अभी हाल ही में फरवरी 2023 में क्रोएशिया शेंजन जोन का एक सदस्य बन चुका है, इसलिए ये चीजें आपके चर्चा में आ गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 47 नंबर पे यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है और राज्य है, इनका मिलान करना है कि जो नए नए वन्यजीव अभ्यारण्य है या जनरली जो आपके कॉमन नॉलेज के अंतर्गत नहीं होते, जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं होते, उससे संबंधित ये प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है कि सेंतुरुड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य क्या ये केरल से संबंधित है? तो हम कहेंगे हाँ, ये केरल से संबंधित है और यह कोल्लम जिले में स्थित है। ठीक है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये मुख्य रूप से आता है। नेक्स्ट है बांकापुरा भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। तीसरा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब कैमूर के नाम पे आपको कहां दिमाग में आएगा? भाई बिहार में आएगा, तो तमिलनाडु तो हो नहीं सकता, तो केवल पहला और दूसरा सही है, अर्थात केवल 2 युग्म सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है 48 नंबर पे देखते हैं, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम यानी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है इस अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर आरोप लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर विदेशी व्यक्ति भी कोई क्राइम कर रहा है, इसको अच्छा इंग्लिश में अगर हम इसको बोलते हैं UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्शन, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो होती है, प्रिवेंशन एक्ट इसको हम कहते हैं, जो नियम के विरुद्ध, अनलॉफुल नियम के विरुद्ध अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, फिर चाहे वो विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर भी आरोप लगेगा। यह केवल भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों पर लागू होगा ऐसा नहीं है। अगर मान लो ऐसे कोई अपराध जो भारत के बाहर भी लोग रह के कर रहे हैं, जो कि भारतीयों से संबंधित है या भारतीय हित को प्रभावित कर रहे हैं, फिर चाहे वो व्यक्ति विदेशी क्यों ना हो, फिर भी उस पर ये एक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि केवल भारत के बाहर ही, भारत के अंदर ही होगा, भारत के बाहर पर भी लागू होगा। और ऐसे मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो पहला और तीसरा सही है, अर्थात कि केवल 2 युग्म सुमेलित है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकारों की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ, 26 नवंबर 1949 को जब मूल अधिकार अपनाया गया था, मतलब संविधान अपनाया गया था, तब बिल्कुल इसमें ये बातें सही है कि 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, लीगल राइट में रख दिया, वैधानिक राइट में, और इस तरीके से आप देखोगे केवल 6 मूल अधिकार रह गए वर्तमान में। अगला स्टेटमेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था क्या, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 के द्वारा संविधान ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। तो यह भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही।
नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत की संविधान सभा भंग कर दी गई थी। क्या यह बात सही है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि नहीं। भारत की जो संविधान सभा थी उसकी अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति जी का चयन कर लिया गया था, उनका गठन हो गया, राष्ट्रपति जी की नियुक्ति हो गई और तब जाके संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, यानी यहां पर केवल 2 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके तहत कार्यों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया था और भारत के शासन के सभी अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल में ही निहित थे। असल में एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858 को कहा जाता है। जब 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरा का पूरा भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लिया, कंपनी के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया और केवल उसे बस एक व्यापारिक संस्था के रूप में छोड़ दिया, प्रशासन वगैरह सब उससे छीन लिया गया। तो इसको 1858 के एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोड ऑफ डायरेक्टर्स से निदेशक मंडल, ये सभी को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल व्यापार करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, ये बात सही है। और इसमें कार्यों का कोई पृथक्करण नहीं किया गया था। अब भारत के शासन अब सभी के सभी गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित थे, जो कि ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त किए जाते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर पे देखें, प्रस्तावना में न्याय शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी सुरक्षा जो है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के जरिए की जाती है, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय की बात की जाती है, यह अनुपाती न्याय में नहीं आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों के बीच गैर भेदभाव को परिलक्षित करता है, तो हाँ, ये कह सकते हो कि यहाँ पे गैर भेदभाव को परिलक्षित करेगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ये बात तो गलत है, ये तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद की सिफारिशों पर केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। बिल्कुल, इनको राज्यपाल नहीं हटा सकता, इनको केवल और केवल कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये बात तो सही है। एक प्रख्यात न्यायविद या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए पात्र हो सकता है क्या? प्रख्यात न्यायविद को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही होगा, अर्थात कि पहला ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्टिकल नंबर 51A। अगर मैं 51A की बात करूं तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, मूल कर्तव्यों। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है? बिल्कुल नहीं, वो रूस के संविधान से प्रेरित है। ये संविधान की व्याख्या में सहायक के रूप में कार्य करते हैं क्या? तो क्या प्रस्तावना को, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी संविधान की व्याख्या के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे निर्णय दिए हैं कि इसमें संविधान की व्याख्या के लिए इसको माना जा सकता है। और यदि किसी विधि का उद्देश्य मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाता है तो इस विधि को अनुच्छेद 14 के तहत न्यायसंगत माना जाना चाहिए। तो यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही, लेकिन पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि वो रूस से प्रेरित है, न कि यूएसए से। तो इस आधार पर केवल 2 स्टेटमेंट सही होंगे, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न 54, 100वां संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, 100वां संवैधानिक संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान को लागू करने के लिए पारित किया गया था। बिल्कुल सही। भारत के जो 111 गांव थे वो बांग्लादेश को मिल गए और बांग्लादेश के जो 51 गांव थे वो भारत के अंतर्गत आ गए थे। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे विवादों के समाधान हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दोस्तों नहीं किया गया या किया गया? तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करने के लिए कोई 368 का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल साधारण संशोधन ही होता है। तो केवल पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 55, ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। क्या विचार करेंगे? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। यह भी सही बात है, क्योंकि सीधी सीधी बात कही गई है कि 6 माह तक वह व्यक्ति जो है कि मंत्री पद पर बना रह सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। लेकिन अगर उसे 6 माह से अधिक समय तक के लिए मंत्री पद पर बना रहना चाहिए तो इसके लिए उसे
6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए, उसकी सदस्यता ग्रहण कर ले, और राज्य के स्तर पे वो विधानसभा का या विधान परिषद का ग्रहण कर लेगा तो मंत्री रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो ये दोनों सही है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्षों की कार्यकाली मतलब कार्यालयीय कार्यों के प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है क्या? तो ऐसा नहीं है, हस्ताक्षर करना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है आपसे 56 नंबर पे, अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। और हम विचार करना शुरू करेंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तीय समावेशन कार्य योजना के मुख्य कार्यान्वयन संगठन है। दूसरा, भारत और इटली 2024 से 3 वर्षों के लिए GPFI के नए सह अध्यक्ष होंगे। कौन सा सही है? न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, क्योंकि अगर हम बात करें कि इटली और रूस, ध्यान देना, इटली और रूस 2021 से लेकर 2023 तक इसके सह अध्यक्ष थे, न कि भारत इसके साथ था। बल्कि भारत तो जो है कि इसमें G20 के तहत जो है कि इसको लॉन्च किया गया था, हैदराबाद में इसकी मीटिंग संपन्न हुई थी। तो इसलिए दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं बल्कि G20 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, न तो पहला सही है और न ही दूसरा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट यानी अल्ट्रासेट जिसे हम कहते हैं, एक स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जो विशाल दृश्य क्षेत्र वाली पराबैंगनी वेधशाला है। इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये इजराइल स्पेस एजेंसी ISA के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे 58 पे अगर हम देखें कि W20 यानी कि विमेन 20 G20 के अंतर्गत एक आधिकारिक भागीदारी समूह है जो भारत की अध्यक्षता के दौरान स्थापित इसकी एक पहल थी, और इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लैंगिक विचारों को G20 की चर्चाओं में शामिल कैसे किया जाए। तो आप कह सकते हो कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, और पहला तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये विमेन 20 जो था G20 के अंतर्गत ही आया था, लेकिन ये भारत की अध्यक्षता के दौरान जो 2023 में भी अध्यक्षता हुई थी उसमें नहीं आया था, बल्कि ये आया था 2015 में। ये विचार जिस समय तुर्की कौन कर रहा था अध्यक्षता? तुर्की इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि लैंगिक विचारों को G20 की चर्चाओं में कैसे शामिल किया जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला तो सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। क्यों दूसरा मतलब पहला सही नहीं है? क्योंकि भारत की अध्यक्षता में जो G20 समिट हुई थी 2023 में, इस दौरान नहीं बल्कि तुर्की की अध्यक्षता में जब 2015 में हुई थी तब इसको जो है कि शुरू किया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की 59, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की प्रतिक्रिया के में जर्मनी द्वारा 2022 में प्रारंभ की गई थी, और यह सम्मेलन केवल सैन्य मुद्दों पर ही केंद्रित है। अगर इससे पूछा है तो ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी के म्यूनिक शहर में तो आयोजित किया गया, और यूक्रेन पर रूस द्वारा किए जा रहे आक्रमण की प्रतिक्रिया में 20 वर्षों में पहली बार रूस को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये 2022 में नहीं था, जबकि मैं स्टेटमेंट क्या यूज कर रहा हूं, 20 वर्षों में पहली बार। तो यानी पहले से ही जो है कि ये प्रॉब्लम मतलब कि ये जो म्यूनिक सम्मेलन था ये पहले से ही चला आ रहा है, तो ये तो गलत है। दूसरा, यह सम्मेलन केवल सैन्य मुद्दों पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा संबंधी मामले, प्रवासन मुद्दे, इन सभी पर जो है कि शामिल होता है। तो दूसरा भी गलत है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 60 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति न केवल उस देश का नागरिक होता है बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जहां वह रहता है। बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता होती है, उस स्टेट की भी नागरिकता होती है और उस देश की भी नागरिकता होती है। सभी संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था ऐसा नहीं है। ये जो सभी वर्ड है ना, ये एक तरीके से रेडिकल वर्ड है या एक्सट्रीम वर्ड है। सभी संघीय देशों में तो नहीं ऐसी व्यवस्था होती, कनाडा में नहीं होती, भारत में नहीं होती ऐसी, भाई दोहरी नागरिकता तो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान का भाग 3 भारत में नागरिकता से संबंधित है। गलत, क्योंकि 3 तो मौलिक अधिकार से, नागरिकता के लिए भाग 2 होता है। संविधान उन लोगों की पहचान करता है जो इसके लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। इसके बारे में कह रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा जो 26 जनवरी 1950 तक भारत के नागरिक थे, भारत में शामिल हो चुके थे। लेकिन पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कितने देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO के सदस्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि केवल 4 देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर देखा जाए तो रूस आएगा, कजाकिस्तान आएगा, आर्मेनिया आएगा, बेलारूस आएगा। हालांकि उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल था, लेकिन 2012 में इससे वो अलग हो गया। इसलिए वर्तमान के आधार पर देखोगे तो केवल 4 देश ही इसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
नेशनल पीपल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड की या रजिस्टर की, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही। और इसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं, यह भी सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं। क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक, यानी कि भारत के जो विदेशी नागरिक कार्ड धारक हैं, इनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसे आप कह सकते हो कि जो विदेशी भारतीय कार्ड धारक होते हैं, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसे आप कह सकते हो। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया कि उसे एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा, उसे लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए अर्ह होगा, यानी कि योग्य होगा। तो यहां पर अगर आप दोनों तीनों प्रावधान को पढ़ोगे तो देखिए, दूसरा तो सही है कि उसे लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा, वो अवसर की समानता का कोई क्लेम नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये तो सही है। और पहला भी सही है कि उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार नहीं है, लेकिन ठीक है। और तीसरा तो बिल्कुल गलत कि वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो केवल दो ही सही है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने देशों में अध्यक्षात्मक शासन को अपनाया गया है। यानी इंडोनेशिया, ब्राजील और मैक्सिको की बात करें तो ये तीनों ही देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जहां पे जो शासन का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जैसे यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां पर प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता, ना ही तो उसके पास कोई शक्तियां होती है, बल्कि वहां पे राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। तो सभी तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता अधिकारों से संबंधित असम समझौते या असम अकॉर्ड के बारे में हमें चर्चा करनी है। और क्या कहता है? इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पूर्व असम में आए सभी व्यक्तियों को उनके गृह देश भेज दिया जाएगा। यानी 1 जनवरी 1966 से पहले आए हुए सभी लोगों को असम से वापस भेज दिया जाएगा। और इस पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हस्ताक्षर भी किए गए थे। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। इसमें कह रहा है कि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले ही असम में आ गए थे उनको इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा, भारतीय नागरिक। लेकिन उनके बाद आए हुए लोगों को जो है कि घुसपैठिए के रूप में माना जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 1966 से पहले अगर असम में आ चुके हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल की अगर हम बात करें तो क्या उस समय इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री कार्यकाल था? तो हम कहेंगे कि नहीं। इस तरीके का जो असम अकॉर्ड हुआ था वो स्पेशली 1986 में हुआ था, असम अकॉर्ड। और ये हुआ था राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान, जिसमें ये परिभाषा तय की गई थी, भाई 1 जनवरी 1966 से पहले वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। तो दूसरा भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत है। अगला यहाँ पे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसका डायरेक्टली जो है कि क्या मतलब कि उद्देश्य होता है? तो नागरिकों को लोक मतों के माध्यम से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उच्चतर न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली सबसे उपयुक्त रिट है, और यह विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होती, केवल और केवल न्यायालयों के लिए ही उपलब्ध होती है। जब स्पष्ट करा ना तो विधायी पे लागू होगी, न प्राइवेट व्यक्ति यानी कि निजी व्यक्तियों पे भी लागू नहीं होगी। इट मीन्स कि वो किस पे लागू होगी? केवल न्यायालयों पे। और न्यायालयों पे इसमें दिए गए उत्प्रेषण और एक होता है प्रतिषेध, ठीक है, इन दो का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पे उत्प्रेषण ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69, संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना अधिनियमित की गई थी। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के अनुरूप तैयार किया गया था। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है आपकी कि भाई संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था, और ये सबसे लास्ट में शामिल की गई थी, जिसमें संविधान का क्रक्स, संविधान का सार, क्या संविधान हमारा चाहता है, इन सभी चीजों को बाद में शामिल किया गया था। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मतलब उच्च न्यायालय की गणपूर्ति न होने के बारे में कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो इसका तो हो जाएगा दोस्तों सी स्टेटमेंट, ठीक है, कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है हाई कोर्ट में, अतिरिक्त न्यायाधीशों की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में आपको वर्णन करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 के बारे में अगर आपको वर्णन करना है तो क्या आप वर्णन करोगे?
तो अगर आप देखोगे कि यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है क्या, अगर आप देखोगे। दूसरा, संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की शर्त आरोपित नहीं कर सकती, तो दूसरा तो गलत है भाई, निवास की शर्त को आरोपित किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ने पर राज्य चाहती है कि भाई हम पर्टिकुलर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति या महिला वगैरह इनके विकास के लिए हम कुछ प्रावधान शामिल करना चाहते हैं, तो डोमिसाइल पद्धति को लागू किया जा सकता है, तो ये तो गलत है। न्यायालय आरक्षण या पदोन्नति प्रदान करने के लिए परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही भाई, परमादेश जारी करवाया नहीं जा सकता। पता चले कि बार बार हर व्यक्ति गया परमादेश जारी करा दिया कि इस व्यक्ति को आरक्षण दो, इस व्यक्ति को पदोन्नति दो, फिर तो सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा सही है, अर्थात कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 72 नंबर पे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोराई देव मोईदम्स को असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें अहोम राजाओं और रानियों की पवित्र कब्रें देखने को मिलती हैं, तो ये तो ठीक बात है। और वहीं पे चिराई देव शहर अहोम वंशी राजाओं की मूल राजधानी भी है और चिराई देव शहर की स्थापना अहोम राजवंश के संस्थापकों छोलुंग सुक्फा ने स्थापित की थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे और सभी तीनों ही स्टेटमेंट ये सही है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 73 नंबर पे। अगर हम 73 की बात करें कि नोरो वायरस एक वायरल संक्रमण है, नोरो वायरस एक वायरल संक्रमण है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह वायरस कम तापमान पर जीवित रह सकता है और इसमें अत्यधिक संक्रामक क्षमता होती है। तो अगर आप इसके बारे में देखोगे तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो दोस्तों सही है कि इसमें जो है कि अत्यधिक संक्रामक क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है ना कि ये 6 वर्ष से कम उम्र, 6 वर्ष नहीं है बल्कि 60 वर्ष से अधिक समय के जो बूढ़े या बुजुर्ग लोग होते हैं इनमें बहुत तेजी से ये फैलता है और WHO के द्वारा जो है कि अभी कहा गया है कि नोरो वायरस किसी को भी संक्रमित और बीमार कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 6 वर्ष वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्रों के संदर्भ में गैरीमेंडरिंग जो शब्द आता है इसका मतलब क्या होता है? गैरीमेंडरिंग कई बार प्रयोग होता है, अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जिले की सीमाओं में जो परिवर्तन किया था इसी को हम गैरीमेंडरिंग भी कह देते हैं। ये सामान्यतः अमेरिकी राजनीति में जो है कि शब्द ज्यादा चर्चित में रहता है, अमेरिकी मतलब राजनीतिक व्यवस्था में यह देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम कुछ वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और इनकी परिभाषा के बारे में। अब यहाँ पर कह रहा है कि विवाचन की बात करें यानी आर्बिट्रेशन की, यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है, तो पहला गलत है। दूसरा, कॉन्सिलिएशन की बात करेंगे, कॉन्सिलिएशन की, तो यह एक बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुंचने का समाधान करता है, यह भी गलत है। लेकिन तीसरा यहाँ पे अगर हम देखें नेगोशिएशन की, तो एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना विवाद का समाधान किया जाए, यानी कि कोई तीसरा पक्ष जो है कि इसमें हस्तक्षेप ना करे, आपस में जो दो पक्षों के बीच में मामला वही जो है कि नेगोशिएट एक दूसरे के साथ कर ले, तो तीसरा सही है, यानी केवल एक युग्म सही है। अगला प्रश्न 76, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बात करनी है और इसमें अगर आप देखोगे किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए RGI कार्यालय की स्वीकृति अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है, रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति अनिवार्य है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह भी सही है, और यह नमूना पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके जन्म दर और मृत्यु दर का अनुमान जारी करता है, यह भी सही है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 77, भारत के प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है, तो क्या यह स्टेटमेंट सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो मैं कहूंगा कि नहीं। भारत में जो है कि उच्च न्यायालय के बारे में जो वर्णन दिया गया वो आर्टिकल नंबर 214 के बारे में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट आप देखो कि भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है, तो हम कहेंगे कि नहीं सर, अभी कहाँ हमारे यहाँ प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय हो पाए, अभी तो टोटल हमारे यहाँ 25 ही हाई कोर्ट हुए और हमारे यहाँ स्टेट ही 28 है, तो अभी तो हमारे पास सभी राज्यों के लिए नहीं मिल पाया हाई कोर्ट। और भारत के संविधान में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 214 में कहा गया है, तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, अर्थात इसका हो जाएगा डी, पहला तो सही नहीं है लेकिन दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 78 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में
कम्युनिकेशन हॉटलाइन पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो विभिन्न देशों में सरकार के प्रमुखों के बीच जो संचार हेतु विशेष और सीधी फोन लाइन होती है, अर्थात कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बाइडेन से बात करनी है तो डायरेक्टली जो है कि उनके यहाँ फोन जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन पता चला जर्मनी से बात कर रहे हैं और लाइन बिजी बता रहा है कि सर जो बाइडेन साहब की लाइन बिजी है, ऐसा नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन हॉटलाइन का मतलब होता है जहां पे दो नेता आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना किसी टाइम लगाए। बस ये कि उस फोन को रिसीव करेगा कोई वहां का स्टाफ, वो तुरंत बताएगा जो बाइडेन साहब को कि भारत से प्रधानमंत्री जी का फोन है, वो तुरंत रिसीव कर लेंगे, चाहे वो किसी दूसरे कॉल पे बिजी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका और हमारी तरह नहीं है कि हमने फोन किया अपने दोस्त को और वो किसी और से बिजी हो रहा है, ऐसे बिजी नहीं बताएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, पांचवी अनुसूची। पूछा जा रहा है कि संविधान के उपयुक्त प्रावधानों में से कितने प्रावधान सहकारी समितियों के गठन या प्रोत्साहन को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। तो भाई दो तरीके से आप देख सकते हो, एक तो आपको मूल अधिकारों में देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, एक तो मूल अधिकारों में। अच्छा, पहली चीज अगर हम बात करें सहकारी समिति के लिए, तो 97वां संवैधानिक संशोधन जो 2011 में लाया गया था, इसके द्वारा कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के तहत आप आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के तहत जो है कि आप इसे जोड़ सकते हो 19(1)(c) के अंतर्गत, जहां पे संघ बनाने की शक्ति दी गई है, संघ बनाने का अधिकार, वहीं पे ये भी कहा गया कि आप सहकारी समिति भी गठित कर सकते हो। डीपीएसपी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसमें आर्टिकल नंबर 43(b) में ऐड किया गया, तो पहला भी सही दूसरा भी सही, लेकिन मूल कर्तव्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पांचवी अनुसूची में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका जो गठन है वो अनुसूची नंबर 9(b) के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची होगी? 9(b) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, न कि यहां पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सहकारी समिति नाम से एक चैप्टर भी जोड़ा गया है। तो तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, तो केवल दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, दो युग्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे जयपुर घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य है? तो ये जो जयपुर घोषणा पत्र, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया एक बार करंट अफेयर्स में भी। इसका सही होगा रेलवे संगठनों की रक्षा, सुरक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम पहले सही कथनों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से सही है। संविधान में दिल्ली को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है क्या? भाई संविधान में दिल्ली को तो उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है, ठीक है। संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी और जगह पे भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित कर सकता है, परंतु यहाँ पे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जरूर लेगा। वो मनमाने तरीके से नहीं करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, लेकिन ये शक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला, किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने का प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, ये बात भी सही है। और कोई भी न्यायालय किसी अन्य स्थान को उच्चतम न्यायालय का स्थान घोषित करने के लिए राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश का कोई निर्देश नहीं दे सकता, यह भी बात सही है। कोई न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरीके से कोई ऑर्डर नहीं दे सकती है कि आप उच्चतम न्यायालय के स्थान को घोषित करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1, 3, 4 ये सही है, लेकिन बी वाला गलत है कि राष्ट्रपति नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस काम को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता दिवस तक प्रभावी रहने वाला एक अंतरिम संविधान लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु विधायी निकाय बना दिया गया। तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों में लिखित संविधान है? अगर आपसे लिखित संविधान के बारे में पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक लिखित संविधान आपको देखने को मिल सकता है, साथ में आपको फ्रांस में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इजराइल में किसी भी प्रकार का कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, इजराइल में क्या है, कोई लिखित संविधान नहीं है, बल्कि क्या है, एक अलिखित संविधान है। इजराइल हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे लिखित संविधान नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे बी और मतलब कि 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 84 नंबर पे, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूछा जा रहा है, कोई गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन हेतु विधेयक को पुनः स्थापित कर सकता। बिल्कुल सही बात है, अगर वो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य तो वो संविधान संशोधन बिल्कुल ला सकता है, चाहे भले वो सरकार में हो या फिर ना हो, ये बात सही है। संविधान संशोधन विधेयक पूरा स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, यह भी बात सही है। संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या? आर्टिकल नंबर 108 के तहत संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक, इन दोनों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। इन दोनों पर किस पे? एक तो संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक पर, इन दोनों पर जो है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, अर्थात तीसरा स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही बात है, इस पर सहमति देना अनिवार्य है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पूछा जा रहा है कि कितने निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। भाई कितने निर्देशक तत्व हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये एक उदारवादी अप्रोच है, गांधीवादी नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40, ये गांधीवादी है। सभी कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, ये एक समाजवादी विचारधारा है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, जब उद्योग की बात आती है तो ये उदारवादी विचारधारा होती है। गांधी जी उद्योगों के खिलाफ थे, बल्कि वो लघु और कुटीर उद्योगों पर ज्यादा फोकस करते थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे फोकस करते थे, हैवी इंडस्ट्री पे नहीं। जबकि डीपीएसपी में ये जो उद्योग है ये एक हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, इसलिए केवल दूसरा ही सही होगा, अर्थात कि केवल एक युग्म ऐसा है जो सही सुमेलित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, रेगुलर हम लोग सुनते हैं एफआईआर के बारे में, तो इसके बारे में जरा हम जांच कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एफआईआर एक प्रारंभिक रिपोर्ट है जबकि चार्जशीट अंतिम रिपोर्ट होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई एफआईआर क्या होती है, प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, लेकिन जब चार्जशीट दायर की जाती है तो उसमें सारी बातें जो है कि क्लियर हो जाती है, तो वो एक अंतिम रिपोर्ट होती है। एफआईआर को जांच अधिकारी द्वारा, जबकि चार्जशीट को अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाया जाता है। ये तो गलत बात है भाई, एफआईआर जांच अधिकारी थोड़े, एफआईआर कौन जाता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो जाता है कि सर मेरे साथ ये गलत काम हुआ है या मेरे साथ ये तरीके से जो है कि व्यवहार किया गया, मैं एफआईआर लॉन्च करना चाहता हूँ, एफआईआर कराना चाहता हूँ। जबकि चार्जशीट जो होती है वो जांच अधिकारी दायर करता है, तो ये तो गलत हो गया। एफआईआर को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है जबकि चार्जशीट को न्यायालय में दाखिल किया जाता है, ये बात सही है। तो 1 और 3 सही है, अर्थात कि केवल 2 युग्म सही है। अगला प्रश्न है 87, अधिकार परीक्षा जो रिट होती है, ठीक है, को वारंटो की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, इसे किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। यानी न्यायालय ये पूछ सकती है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो ये किस अधिकार से कर रहे हो, क्या सरकार ने आपको अपॉइंट किया है, क्या सरकार ने किसी वैकेंसी के थ्रू आपको अपॉइंट किया या आपको कोई ताकत मिली है। और इसकी मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित व्यक्ति ही हो, अर्थात आप चाहे तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आप पूछ सकते हो। ये अधिकार परीक्षा के तहत रिट दायर करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल पीड़ित होगे उस व्यक्ति के द्वारा तभी दायर करोगे, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 88 नंबर पे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित अमृत धरोहर योजना का जो लक्ष्य है उसका मतलब क्या है। अगर आप देखोगे तो आर्द्र भूमि पारितंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के मूल्यों को बढ़ावा देना, यही जो है कि अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर पे अगर हम बात करें, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं। तो जन्म के द्वारा भी, वंशानुगत के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और क्षेत्र को समाविष्ट करने के आधार पर, इन 5 तरीकों से आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 30। उपयुक्त में से मूल अधिकारों में से कितने ऐसे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। अब ये एक अच्छा प्रश्न पूछा गया भाई, यहां पर सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों और साथ में विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आप यहां पर देखोगे कि एक तो आर्टिकल नंबर 14 भी प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल नंबर 20 भी प्राप्त है और आर्टिकल नंबर 21A भी प्राप्त है यहाँ पे। तो ये 3 तो प्राप्त हो गए। और अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 26 भी प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल नंबर 30 नहीं, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है वो भारत के दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक है, न कि किसी विदेशी संस्थाओं से। हो सकता है विदेश में अल्पसंख्यक का जो चयन होता है वो अलग क्राइटेरिया से होता है, हमारे यहाँ जो है कि धार्मिक आधार पे और भाषाई आधार पे किया जाता है, लेकिन दूसरे देशों में हो सकता है अल्पसंख्यक निर्जातीय आधार पे हो, गोरे काले के आधार पे हो सकता है। तो हम अल्पसंख्यकों का अधिकार उन्हें नहीं देते, तो केवल 4 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 91, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने केंद्रीय परिषद में 3 भारतीयों अर्थात बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो रहा है दोस्तों। दूसरा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रावधान थे तो ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है कि
केंद्रीय परिषद में शामिल हुए थे, लेकिन जो कार्यकारी परिषद थी ना गवर्नर जनरल की, इसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था 1909 के द्वारा, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, और ये एक विधि सदस्य के रूप में थे। तो ये 1861 वाला नहीं था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत, नाम मात्र की कार्यकारी की उपस्थिति, संसद के निचले सदन का विघटन कौन सी भारत के संविधान के तहत प्रदान की गई संसदीय सरकार की आवश्यक विशेषता है? तो आवश्यक विशेषता के तौर पे देखोगे तो संसदीय संसद मतलब संसद की संप्रभुता का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता, बल्कि भारत में सर्वोच्च रूप में किसे माना जाता है? संविधान को माना जाता है। किसको माना जाता है? संविधान को। नाम मात्र की कार्यकारी की उपस्थिति है, बिल्कुल नाम मात्र का जो है कि राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक रूप में जो है कि प्रधानमंत्री होते हैं। संसद के निचले सदन का विघटन यानी कि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 सही है, अर्थात कि केवल 2 स्टेटमेंट सही है या 2 युग्म सही है, बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और एपीडा के बारे में आपको बताना है कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष संगठन है। ये बात तो सही है। समुद्री उत्पादों के साथ साथ अधिकांश कृषि उत्पाद एपीडा के अंतर्गत आते हैं क्या? तो देखो, एपीडा की बात करें तो ये सबसे पहले 1985 में जो है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए एपीडा के बारे में। और दूसरा, अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशली समुद्री उत्पादों को ही छोड़ दिया जाता है, बाकी फल, सब्जियां, मांस, शहद, चॉकलेट, गुआर, जम वगैरह ये सभी चीजें होती हैं। बल्कि जो समुद्री उत्पादों का जो निर्यात होता है ना, वो एमपीडा के नाम से होता है, MPETA। एपीडा में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो शामिल होते हैं, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और एम फॉर होता है मरीन, यानी कि समुद्री जो प्रोडक्ट होते हैं वो एमपीडा में होता है, एपीडा में नहीं। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, अर्थात कि एक सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें सामान्य तौर पर नागरिक का कर्तव्य माना जाता है? करों का भुगतान करना, देशों की रक्षा करना, संपत्ति का स्वामित्व रखना। अब देखो, देश की रक्षा करना तो सही है, लेकिन कर का भुगतान करना, क्या इसको मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो हम कह सकते हैं कि करों का भुगतान करना ये सभी जो है कि सामान्य तौर पर एक नागरिक का कर्तव्य माना जाता है, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व रखना ये चीज इसमें शामिल नहीं होती है, तो केवल बी हो जाएगा। ध्यान देना, ये मौलिक कर्तव्य की बात नहीं हो रही है, सामान्य कर्तव्यों की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता जिसे कहा? तो ये था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इन्होंने अनूठी विशेषता कहा था। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परिस्थितियों में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सके, किन आधारों पर जो है कि वंचित कर सकते? पहली चीज कि यदि कोई नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 वर्ष के लिए कैद हो गया हो, यानी कोई अगर उसे सजा मिल गई हो शत्रु देश में स्पेशली या किसी भी देश में, तो उसे जो है कि नागरिकता का प्रावधान नहीं मिलेगा, उसे नागरिकता रद्द हो जाएगी। यदि कोई नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से लगातार रह रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है। भारत के अंदर अगर आप 7 वर्षों से रह रहे होगे तब जो है कि आपको नागरिकता मिलेगी, बाहर वाले के लिए हम कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, नहीं, ये बात तो सही है दोस्तों, ये तो रहेगी। अगर 7 वर्षों से अधिक बाहर रह रहे हो तो इसका मतलब भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। यदि किसी नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर जताया तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट के माध्यम से आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट 39A, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके आपराधिक सुधार समर्थक समूह से संबंधित है। किससे? आपराधिक सुधार समर्थक समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न 98 की बात करें, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, न्यायालय की अवमानना के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देखो कि न्यायालय के किसी भी निर्णय की जानबूझकर अवहेलना करना एक आपराधिक अवमानना है। क्या आपराधिक रूप में माना जाएगा कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देना कि इसको सिविल अवमानना माना जाता है, कि अगर आप किसी निर्णय को जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हो तो किसी वचन का, इसे सिविल अवमानना माना जाता है, आपराधिक नहीं मानना। तो ठीक है, पहला गलत। जब कोई निजी नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है तो उसे भारत के महान्यायवादी की सहमति अनिवार्य होती है क्या? तो यार अब बताओ, कोई व्यक्ति जो है कि जाएगा और भारत के मतलब कि महान्यायवादी की सहमति तो जरूरी है, तभी तो वो कर सकता है ना। तो दूसरा सही है। वर्तमान में न्यायालय की अवमानना से निपटने के लिए कोई पृथक विधि कानून नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत सारे कानून सब बन चुके हैं, इसलिए केवल दूसरा सही होगा, केवल एक युग्म सही होगा, अर्थात ये सही हो जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे 99 में, फजल अली आयोग ने सैद्धांतिक रूप से एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया था क्या? एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। और आयोग का मानना था कि भारत की एकता और अखंडता को प्रमुखता दी जानी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है।
इसका मतलब पहला तो गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि इन्होंने एक भाषा एक राज्य का प्रावधान नहीं माना था। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से, क्या प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कितनी महिला नेतृत्वकर्ता भारत की संविधान सभा की सदस्य थी। असल में देखा जाए तो भारत की जो महिलाएं थी वो लगभग 15 जो है कि महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी, क्योंकि संविधान सभा की जो सदस्य थे 299, इसमें से 15 महिलाएं तो भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नाम दिए जा रहे हैं जो इसमें थी या नहीं, ये पूछा जा रहा है। जैसे अगर बात किया जाए तो एक आपको देखने को मिलेंगी बेगम एजाज रसूल। अगर हम बेगम एजाज रसूल की बात करेंगे तो ये एकमात्र मुस्लिम थी, ध्यान देना कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो इसमें शामिल थी संविधान सभा में। और अगर हम बात करते हैं, दूसरा नाम आएगा आपका सुचिता कृपलानी का भी इसमें शामिल है नाम, और एनी मैस्करेनी का भी नाम इसमें शामिल है। तो ये 3 महिलाएं थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि केवल 3 महिलाएं यहाँ पर देखने को मिली है, जबकि टोटल 15 महिलाएं थी, जो इस पेपर के व्याख्या में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक महिला थी दक्षायनी जिसे हम कह सकते हैं दक्षायनी वेलायुधन, ठीक है, वेलायुधन। ये जो है कि एकमात्र ऐसी महिला थी जो पहली और एकमात्र दलित महिला थी जो संविधान सभा में शामिल हुई थी, ठीक है। तो यहां तक आपने इन सभी चीजों को देख लिया, और इस तरीके से आप देखोगे कि इसकी व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी इस टेस्ट पेपर में, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी जो शाम तक हो जाएगी, और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर लिंक नहीं मिलता है, ओपन नहीं होता है, तो आप ग्लैंस एकेडमी सर्च कर सकते हैं, और ग्लैंस एकेडमी जब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो लगभग 7,500 के आसपास सब्सक्राइबर है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।